हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो ट्रेन के पहियों की आवाज़ से भी नहीं टूट रही थी। गाड़ी धीरे धीरे गया स्टेशन पर रुकी। डिब्बे के दरवाजे पर सीता देवी खड़ी थीं। उनके हाथ में एक पुराना सूटकेस था, सिर पर एक साधारण सी ओढ़नी और आंखों में एक धुंधली सी चमक, जैसे कोई बचा खुचा सपना लेकर वो इस महानगर में उतरी हों। उनके मन में बस एक ही खुशी थी, अब वो अपने बेटे विनोद के साथ रहेंगी, अपनी पोतियों सुमन और आरती की हंसी सुनेंगी और उनके दिन फिर से रौनक से भर जाएंगे। सामने विनोद खड़ा था, फॉर्मल शर्ट पैंट में, एक हाथ में चाबियां और दूसरे में फ़ोन जिसकी स्क्रीन पर उसकी नज़रें चिपकी हुई थीं। अरे विनोद बेटा, सीता देवी ने मुस्कुराकर पुकारा। विनोद ने फ़ोन पर जल्दी से एक मैसेज भेजा और माँ की ओर बढ़ा। आ गई अम्मा, चलें, कार पार्किंग में है। उसने सूटकेस उनके हाथ से ले लिया लेकिन गले नहीं लगाया, बस इतना कहकर आगे आगे चल पड़ा। सीता देवी के मन में एक ठंडी सी उदासी घर कर गई, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया, शहर की भागदौड़ है, बेटा व्यस्त है। रास्ते भर सीता देवी शहर की ऊंचे ऊंचे इमारतों और चमचमाते मॉल को देखती रहीं। कितना बदल गया है गया, जब मैं गई थी तब ये सड़कें कच्ची थीं, उन्होंने धीरे से कहा। विनोद ने बस हाँ कहा और मोबाइल पर मैसेज टाइप करते हुए स्टीयरिंग संभाली। सीता देवी की नज़र बाहर के दृश्यों पर थी, पर दिल बेटे के उस एक हाँ में ही अटका रह गया। घर पहुंची तो सामने बहू अनीता थी, स्टाइलिश सूट पहने, एक हाथ में फ़ोन और दूसरे में चाय का कप। नमस्ते माँ जी, कहते हुए उसने एक औपचारिक सी मुस्कान दी। सीता देवी ने तुरंत आशीर्वाद देने के लिए हाथ बढ़ाया। सदा सुखी रहो बेटी। अनीता ने सिर जरा सा झुकाया, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो कोई भाव था, ना ही कोई अपनापन। थोड़ी देर बाद सीता देवी को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। कमरा घर के पिछले हिस्से में था, जहां पहले से कुछ पुराना सामान पड़ा था। माँ जी, ये कमरा आपके लिए साफ करवा दिया है, बाकी सब कमरे आगे बच्चों के स्टडी रूम और गेस्ट रूम हैं, अनीता ने कहा। सीता देवी मुस्कुरा दीं। कोई बात नहीं बेटी, मुझे तो बस एक कोना चाहिए था। कमरे की दीवारों पर हल्का सा फफूंदी थी, लेकिन सीता देवी के मन में उम्मीद थी। उन्होंने अपने सूटकेस से भगवान कृष्ण की एक छोटी सी फोटो निकालकर दीवार पर टांग दी। बिस्तर पर अपनी पुरानी हाथ से बुनी हुई चादर बिछाई और धीरे से बोली, अब तो दिन अच्छे बीतेंगे, बेटा साथ है, घर है, और क्या चाहिए। शाम को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे। सीता देवी भी कुर्सी खींचकर बैठने लगी, तभी अनीता ने तुरंत कहा, माँ जी, आप चाहें तो पहले खा लीजिए, बच्चों की ऑनलाइन क्लास है। अरे नहीं बेटी, साथ में ही खाएंगे, सीता देवी ने कहा। लेकिन पोतियां सुमन और आरती ने हेडफोन लगा लिए थे। विनोद किसी ईमेल में व्यस्त था। सीता देवी ने थाली में रोटी तोड़ी, पर रोटी से ज्यादा उनका गला भरा हुआ था। कौर गले से नहीं उतर रहा था। रात में वो कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थीं। नोएडा शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं, पर उनके भीतर का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। तभी काम वाली बाई सुनीता अंदर आई। माई जी, कुछ चाहिए? पानी, दवाई? नहीं बेटी, तू बैठ जा थोड़ी देर। गांव में लोग तुरंत फुरंत बोलते हैं, यहाँ सब अंग्रेजी में बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। सुनीता मुस्कुरा दी। आप हैं तो घर में थोड़ी गर्मजोशी आई है माई जी, वरना तो सब चुपचाप अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। उस रात सीता देवी देर तक जागती रहीं, पुराने दिनों की यादों में खोई हुई। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विनोद के स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती थीं, उसके लिए गुड़ की रोटी रखती थीं और हर शाम उसकी हंसी सुनती थीं। आज वही बेटा दो प्यार भरे शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। सुबह उठी तो अनीता की आवाज़ सुनाई दी, माँ जी, आप चाय बना देंगी? मैं जूम मीटिंग में जा रही हूँ। हाँ बेटी, बना देती हूँ, सीता देवी बोली और रसोई में चली गई। उनके हाथ कांप रहे थे, नए बर्तन, नया चूल्हा, लेकिन मन में एक संतोष था, शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ट्रे में सबके लिए चाय बनाई और लिविंग रूम में लेकर आईं। विनोद अखबार पढ़ रहा था। सीता देवी ने उसके पास बैठकर उसका बचपन का एल्बम निकाला। तस्वीरों पर उंगली फिराते हुए बोली, देख बेटा, तू जब रोता था ना, तो मैं रात भर तेरे सिर पर हाथ रखे रहती थी, आज तो इतना बड़ा हो गया। विनोद ने अखबार नीचे रखा, एल्बम की ओर देखा और एक सूखी सी मुस्कान दिखाकर बोला, हाँ अम्मा, अब वो बचपने के दिन हैं, अब मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर वो उठ गया। सीता देवी का हाथ एल्बम के पन्ने पर ही रह गया। उन्होंने सोचा, धीरे धीरे बेटा समझेगा।
बाहर बच्चों की हंसी गूंज रही थी, पर उनके कमरे में बस सन्नाटा था। उस आलीशान घर में हर चीज थी, महंगा फर्नीचर, सजे धजे पर्दे, बड़ी सी टीवी, लेकिन उस घर में एक चीज गायब थी, एक माँ के दिल के लिए जगह। दिन बीतते गए। विनोद ऑफिस के कामों में उलझा रहता, बच्चे स्कूल और मोबाइल में। सीता देवी का कमरा अब सचमुच घर के बाकी हिस्सों से अलग थलग पड़ गया था। कभी वो टीवी चलाती तो अनिता कह देती, माँ जी वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होता है। और जब वो खिड़की खोलती तो आवाज़ आती, माँ जी मच्छर आ जाएंगे, दरवाज़ा बंद रखिए। धीरे धीरे दीवारें बोलने लगीं। हर कोना कहने लगा कि यहाँ तुम्हारे लिए जगह तो है, पर अपनापन नहीं। एक दिन दोपहर में सुनीता से बातचीत के दौरान सीता देवी ने कहा, बेटी दिनों दिन तो ये शहर बदल गया। जब मैं खुद घर चलाती थी तब। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा विनोद बचपन में कितना हंसमुख था। जानते हो, एक बार बुखार में सारी रात मैं उसके सिर पर पानी की पट्टी रखती रही। सुबह जब ठीक हुआ तो बोला, अम्मा आप सबसे बहादुर हो। कहते कहते उनका गला भर आया। सुनीता ने धीरे से कहा, माइटी बेटा बड़ा हो जाता है, पर माँ का दिल उम्र से कभी बड़ा नहीं होता। शाम को विनोद ऑफिस से लौटा। सीता देवी ने हिम्मत जुटाकर कहा, बेटा तेरे लिए आलू के परांठे बनाए हैं, बचपन में बहुत पसंद थे ना तुझे। विनोद ने फाइलों का ढेर टेबल पर रखते हुए कहा, अम्मा आज नहीं, बहुत थक गया हूं, अनिता ऑर्डर कर लेगी कुछ। ठीक है बेटा, उन्होंने कहा और पीछे मुड़ गईं। जैसे ही वे कमरे में पहुंची, एल्बम उठा लिया। विनोद की बचपन की मुस्कुराती तस्वीर देखकर फुसफुसाईं, कितनी जल्दी बड़ा हो गया तू, और मैं शायद बस एक बोझ बनकर रह गई हूं। उसी शाम लिविंग रूम से अनिता की आवाज़ साफ सुनाई दी, विनोद मुझे लगता है तुम्हारी माँ को यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, हर बात में दखल देती हैं। अब तो बच्चे भी कहने लगे हैं कि दादी के कमरे में अजीब सी बू आती है। सीता देवी ने ये सब दरवाजे के पीछे से सुन लिया। उनका दिल जैसे किसी ने नचोड़ दिया हो। वे चुपचाप कमरे में लौट आईं और पुराने सामान वाले अपने सूटकेस को देखती रहीं। अगली सुबह का वक्त था। अनिता अलमारी के सामने खड़ी थी, हाथों में फाइलें और गहनों का डिब्बा। अचानक उसने घबराकर आवाज लगाई, विनोद विनोद जरा आओ तो, जल्दी। विनोद कमरे में आया। क्या हुआ? कल ही मैंने बैंक से 1 लाख रुपए निकाले थे और अलमारी में रखे थे, अब मिल नहीं रहे हैं, कहीं देख नहीं रहे हो तुम? विनोद ने माथा पकड़ लिया, शायद कहीं और रख दिए होंगे। नहीं विनोद, मुझे पूरा याद है, कल दोपहर यहीं रखे थे, अब तो साफ साफ किसी ने उठाए हैं। उसके शब्दों में शक का जहर था, और वो जहर एक खतरनाक दिशा में बह रहा था। कुछ देर में दोनों ने पूरा कमरा छान मारा, पर पैसे नहीं मिले। अनिता की नज़र अचानक सीता देवी के कमरे की ओर गई। वो बोली, घर में कोई और है भी तो कौन? विनोद ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वो जानता था कि अनिता क्या कहना चाह रही है, पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सीता देवी अपने कमरे में भगवान के सामने दीपक जला रही थीं कि पीछे से अनिता और विनोद अंदर आए। अम्मा, विनोद की आवाज़ भारी थी। हाँ बेटा, बोल, कुछ हुआ क्या? अनिता बीच में ही बोल पड़ी, अम्मा अलमारी से 1 लाख रुपए गायब हैं, किसी ने रखे पैसे उठा लिए हैं, आपने कुछ देखा सुना तो नहीं? सीता देवी का चेहरा फक पड़ गया। नहीं बेटी, मैं तो कभी तेरी चीज़ों के पास भी नहीं जाती। विनोद ने धीरे से कहा, अम्मा आपसे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, बस पूछ रहे हैं, आपने कुछ देखा क्या? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने घबराते हुए कहा। अनिता ने तीखे स्वर में कहा, अगर चोरी नहीं की तो डर किस बात का है? मेरा सूटकेस चेक करने में कोई आपत्ति तो नहीं? सीता देवी स्तब्ध रह गईं। उनके सूटकेस में बस पुराने कपड़े, कुछ बचे खुचे नोट और विनोद की बचपन की तस्वीरें थीं। पर अनिता ने बिना इजाजत सूटकेस खोल दिया। सीता देवी हड़बड़ा गईं, बहू ऐसा मत कर, भगवान के नाम पर छोड़ दे। लेकिन अनिता ने झटके से कपड़े हटाए और अचानक 2 गड्डी नोटों का बंडल नजर आया, वही 1 लाख रुपए। अनिता ने व्यंग्य से कहा, देखा विनोद, अब क्या सबूत चाहिए? यही है तुम्हारी देवी समान अम्मा। सीता देवी कांपते हुए बोली, नहीं बेटा, ये नोट मैंने ही लाई, मुझसे गलती भी हो तो तू एक बार मेरी आंखों में देख, क्या मैं तेरे पास झूठ बोल सकती हूँ? विनोद ने आंखें नीची कर ली और धीरे से बोला, अम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा। समझने की जरूरत नहीं, अब साफ है कि घर में चोरी किसने की। सीता देवी का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। उन्होंने सूटकेस से विनोद की बचपन की तस्वीर उठाई, जिसमें वह उनकी गोद में हंस रहा था। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर विनोद अब भी चुप था। कुछ देर बाद सुनीता काम पर आई। दरवाजे पर पहुंचते ही अनिता चिल्लाई, अब तू यहाँ क्यों आई? तेरी वजह से ही घर में चोरी हुई है, तू ही सिखा रही थी ना अपनी माई जी को। सुनीता हक्का बक्का रह गई। नहीं मेम साहब, मैं गरीब हूं लेकिन चोर नहीं।
चोरी नहीं की तो फिर तेरे कहने पर अम्मा ने पैसे क्यों दिए? माई जी ने तो बस निकल जा यहाँ से अभी के अभी। अनिता ने उसकी बात काट दी। सुनीता रोती हुई दरवाजे से निकल गई। उसकी आखिरी नज़र सीता देवी पर पड़ी, जो बिल्कुल चुप सी खड़ी थीं। सीता देवी की आवाज़ जैसे गुम सी हो गई थी। रात का सन्नाटा पूरे घर पर छा गया। सीता देवी बिस्तर पर बैठी थीं, आंखों से आंसू टपक रहे थे। उनका मन बार बार कह रहा था, मुझे जाना होगा, इस घर में अब मेरा कुछ नहीं रहा। बाहर हॉल में विनोद और अनिता धीरे धीरे बात कर रहे थे। विनोद, अनिता बोली, अब तुम्हें फैसला लेना होगा, या तो उन्हें गांव भेजो या वृद्धाश्रम। विनोद चुप था। उसने बस एक बात कही, अनिता वो मेरी माँ है और मैं तुम्हारी पत्नी। अब एक ही छत के नीचे दोनों नहीं रह सकते। सीता देवी ने ये सब अपने कमरे से सुन लिया। उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने जाकर दीपक बुझा दिया। अब इस घर की रोशनी भी मेरे लिए बुझ गई है, उन्होंने धीरे से कहा। रात भर वह जागती रहीं। सुबह जब सूरज निकला तो उनके कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था और भीतर बस सन्नाटा फैला था। दीवार पर टंगी विनोद की तस्वीर को उन्होंने बहुत देर तक देखा, फिर धीरे से बोली, अब तो मुझे कहीं भी भेज दे बेटा, मैं तो अब पहले ही जा चुकी हूँ। अगले दिन विनोद ने एक बैग पैक किया। वह सीता देवी के कमरे में आया। अम्मा, चलिए, आज आपको कुछ दिन के लिए एक अच्छी जगह ले चलते हैं, वहाँ आराम मिलेगा, हवा पानी अच्छा है। सीता देवी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरी समझ थी। ठीक है बेटा, जहाँ तू कहे चलती हूँ। वो चलने लगी, पर जाते जाते उन्होंने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और धीमे से कहा, अगर लौटकर ना आई तो तू घर की रक्षा करना प्रभु। कार सड़क पर चल रही थी। सीता देवी ने खिड़की से बाहर देखा। बेटा, कहाँ चल रहे हैं? गांव जा रहे हैं क्या? नहीं अम्मा, एक जगह है, निर्मय वृद्धाश्रम, जहां आपको आराम मिलेगा। सीता देवी चुप हो गईं। उनका दिल धड़क रहा था, आंखों से आंसू निकले पर उन्होंने छिपा लिए। बेटा, अगर तू चाहता है मैं वहीं रह लूंगी, बस एक बात वादा कर, त्योहारों पर कभी कभी मिलने आ जाया करना। विनोद की आंखें नम हो गईं। उसने मुंह फेर लिया। कुछ देर में गाड़ी एक बड़े साफ सुथरे भवन के सामने रुकी। बाहर बोर्ड पर लिखा था, निर्मय वृद्धाश्रम। सीता देवी ने पढ़ा, फिर विनोद की ओर देखा। यही है वो जगह बेटा, मैं बोझ बन गई थी ना? विनोद ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्यों लाया मुझे यहाँ? वो अम्मा, वह चुप हो गया। सीता देवी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। जाने दे बेटा, मैं अब किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। तेरी जिंदगी आसान रहे, बस यही चाहती हूँ। उन्होंने विनोद का सिर अपने हाथों में लिया, माथा चूमा और बोली, खुश रहना बेटा, माँ के आशीर्वाद से बड़ी दुआ कोई नहीं होती। विनोद की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह झुककर उनके पैर छूने लगा, पर सीता देवी ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया और अपनी ओढ़नी से उसके आंसू पोंछ दिए। जा बेटा, अब तू जा। वो जाते जाते मुड़ी। बेटा, मेरा सूटकेस घर में ही रह गया है, उसमें तेरी बचपन की तस्वीरें हैं, कभी देख लेना जब मन करे। गाड़ी चली गई। सीता देवी बरामदे की बेंच पर बैठ गईं और गाड़ी के धुंधले होते निशान को देखती रहीं। उनकी आंखों से आंसू की एक धारा बह निकली। बेटा, मैं तेरे घर की किसी कोने में पड़ी रहती, मगर तेरे दिल से निकाली क्यों गई? वृद्धाश्रम की दीवारों पर शाम उतर आई थी। कहीं कोई रोशनी नहीं थी, बस एक माँ का टूटा हुआ दिल जो अब सन्नाटे में सांस ले रहा था। दिन गुजरने लगे। वृद्धाश्रम का रूटीन, सुबह की चाय, दोपहर का खाना, शाम की दवा। सीता देवी एकांत में रहती। एक दिन एक जानी पहचानी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। माई जी, आप? सीता देवी ने मुड़कर देखा। वो सुनीता थी। उसकी आंखों में पछतावा था और हाथों में टिफिन का डब्बा। माई जी, मुझे पता चला आप यहाँ हैं, मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो मेरे बेटे राहुल के इलाज के लिए किया, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। सीता देवी की आंखें भर आईं। बेटी, तू आ गई? लगता है भगवान ने मुझ पर अभी भी कृपा की है। सुनीता ने टिफिन खोला। आपके लिए खिचड़ी बनाई है, आपको बहुत पसंद थी ना? सीता देवी मुस्कुराई। हाँ बेटी, अब तो यहाँ हर कोना अजनबी लगता है, बस तेरे हाथ का स्वाद याद था। सुनीता अब हर रविवार को आने लगी। वो घर का बना खाना लाती, सीता देवी का ख्याल रखते।
धीरे धीरे सीता देवी ने वृद्धाश्रम के अन्य बुजुर्गों से भी बात करनी शुरू कर दी। वो सबके सिर पर हाथ फेरती, कभी किसी को समझाती। वो जैसे अपने दर्द से उभर कर दूसरों को सहारा दे रही थीं। एक शाम वो बरामदे में बैठी थीं। उन्होंने एक कागज़ और कलम निकाली। हाथ कांप रहे थे, फिर भी उन्होंने लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे विनोद, सदा खुश रहो बेटा। शायद अब ये मेरा आखिरी खत है। बेटा, मैं जानती हूँ तू मुझे चोर नहीं समझना चाहता था, पर परिस्थितियों ने तुझे वैसा सोचने पर मजबूर किया। जिस दिन तू ऑफिस गया था, उसी दिन अनीता ने मेरे सूटकेस में वो पैसे रख दिए थे। वो चाहती थी कि घर से मुझे निकाला जाए। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं तेरा घर टूटते नहीं देख सकती थी। अगर मैं सच बोलती तो तेरी शादी, तेरी जिंदगी बिखर जाती। मैंने चुप्पी साध ली, क्योंकि माँ का काम होता है संभालना, चाहे उसे खुद क्यों न टूटना पड़े। बेटा, याद है तू बचपन में कहता था, अम्मा तुमसे अच्छा कोई नहीं। अब मैं सोचती थी तू बड़ा होकर भी ऐसा ही कहेगा, पर अब समझ आया, जिंदगी में उम्र नहीं, परिस्थितियां रिश्ते बदल देती हैं। मैं तेरी बहू अनीता को दोष नहीं देती, क्योंकि शायद उसे कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं। पर मैं ये ज़रूर कहती हूँ, बेटा, अगर किसी दिन तुझे भी किसी रिश्ते में अकेलापन महसूस हो, तो किसी बूढ़ी माँ की आंखों में झांक लेना। वहाँ तेरा भगवान मिलेगा। तेरी माँ, सीता। खत लिखकर उन्होंने उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। फिर वो खिड़की के पास जाकर बैठ गईं। बाहर बारिश हो रही थी। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे मुस्कुरा दीं, जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दे दिया हो और अब उन्हें शांति मिल गई हो।